तो चलिए, हमारा वर्ड है अब लार्सनी। लार्सनी का मतलब क्या होता है? लार्सनी देखिए, क्या होता है लार्सनी का मतलब, बताइए। चोरी करना, चोरी करना, स्टील करना, चुपके से किसी का सामान चुरा लेना, लार्सनी। क्योंकि वाई आ रहा है लास्ट में, ध्यान देना है, ये नाउन है, संज्ञा है ना। मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या है? टेक, एक्ट ऑफ टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन अनलॉफुली। मतलब लीगली कुछ भी नहीं है कि किसी चीज से आप कोई सामान ले रहे हैं किसी से, कुछ भी नहीं। आपने चुपके से किसी की जेब मार ली, स्टील कर लिया, किसी के क्लास में गए और किसी का आपने टिफिन चुरा लिया, तो लार्सनी क्या होता है? वो लार्सनी। सिनोनिम्स क्या होंगे? चोरी करने का सिनोनिम क्या होगा? सो थेफ्ट, सबसे सिंपल, थीव से थेफ्ट। जो चोरी कर रहा है वो चोर, थीफ, और चोरी करने की क्रिया जो हो गई वो थेफ्ट। ठीक है, तो स्टीलिंग, कॉमा, रॉबरी, पिल्फर, पिल्फर से पिल्फरिंग, परलॉइनिंग, पिल्फर से पिल्फरिंग एंड परलॉइन, परलॉइनिंग का मतलब ही है एक्ट ऑफ थेफ्ट। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी? तो हमें पता चल गया उसका मीनिंग क्या। लार्सनी का मतलब होता है चोरी करना, और चोरी के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? थेफ्ट, स्टीलिंग, रॉबरी, पिल्फरिंग, परलॉइनिंग, परलॉइनिंग, है ना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? अब चोरी कर रहे हैं तो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड में सारे गायब हुए सामान मिल जाते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न करना, रीइम्बर्स करना, पे करना, कंपनसेट करना, मतलब जितना भी आपका नुकसान हुआ है वो आपने मेंटेन कर दिया, दोबारा बराबर कर दिया, रिस्टोर कर दिया, रीइम्बर्स कर दिया, पैसे दे दिए, या फिर कंपनसेट कर दिया, है ना, बांट दिया। तो एकदम अच्छे एंटोनिम्स हैं, क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिटर्न कर देना, वापस कर देना, चोरी नहीं की आपने, वापस कर दिया, रीइम्बर्स कर दिया, कंपनसेशन देना किसी को, या फिर किसी को पे करना, किसी को पे करना, है ना। चलिए, तो सेंटेंस में लार्सनी को यूज कैसे करेंगे? लेकिन आपको पता है थेफ्ट का मतलब तो आप यूज करते हैं, आपके लिए एक्टिव वर्ड है, लेकिन लार्सनी आपके लिए पैसिव वर्ड है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? ही वॉज अरेस्टेड on a charge of larceny. He was arrested on a charge of larceny, है ना। तो मतलब किसकी वजह से ये अरेस्ट किया गया था? ऑन द चार्ज ऑफ लार्सनी, लार्सनी के जुर्म में, मतलब ये आपके चोरी के जुर्म में। किस जुर्म में अरेस्ट किया गया था? चोरी के जुर्म में। देखिए, चोरी करना, चुपके से, इलीगली, अनलॉफुली आपने किसी का पपी चुरा लिया, दैट इज ऑल्सो लार्सनी। आपने किसी का क्लास में लंच चुरा लिया, वो भी लार्सनी। बट सम स्टील, जो आप कहते हैं स्टील करना किसी का सामान, तो कुछ चीज़ें पार्डनेबल होती हैं, कुछ विनायल होते हैं चीज़ें। विनायल जो क्या है? विनायल मतलब जो फॉरगिवेबल है, जो फॉरगिवेबल है, ऐसा पाप कह सकते हैं, या फिर ऐसी गलती जो क्षम्य है ना। तो विनायल चीज़ों के लिए गलती नहीं, कोई हमें पनिशमेंट नहीं मिलती। लार्सनी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है फर्वर। फर्वर का मतलब क्या होता है? अब कहीं कहीं आप इसको FERVOR भी पढ़ते होंगे, लेकिन हमारी ब्रिटिश इंग्लिश चलती है ना। इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, एंड ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जहाँ भी आप OR देखते हैं वो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है, तो OUR लगाना है आपको, है ना। तो चलिए, फर्वर, फर्वर का मतलब क्या होता है? इट इज अ नाउन। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, जिसका मतलब है जोश, एकदम उत्साह भरा हुआ जोश। मीनिंग क्या होगा? फीलिंग्स ऑफ ग्रेट वार्मथ एंड इंटेंसिटी, मतलब बहुत किसी के अंदर खुशी है, विनम्रता है। फीलिंग मतलब ऐसी है, वार्मथ मतलब क्या कहते हैं उसको? किसी के अंदर बहुत अच्छा पॉजिटिव फीलिंग है, भरा हुआ,
किसी के लिए, तो वार्मथ एंड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, द स्टेट ऑफ बीइंग इमोशनली अराउज्ड एंड वर्कड अप, मतलब आप कुछ ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा ही खुश हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके अंदर इमोशंस अभी एकदम फुल है, हाई हैं, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है आपको, इतना वर्कड अप फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, कहने का मतलब आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। एक हो जाता है कि आप ओवरवेल्म है ना, एक आप कह सकते हैं जुबिलेंट। इन सब वर्ड्स में बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही सटल डिफरेंस है। सटल डिफरेंस क्या है हम देखते हैं। जुबिलेंट हो गया जो खुशी से, पर्टिकुलरली खुशी से रिलेटेड है, करेक्ट, लेकिन फर्वर आपका एनर्जी से रिलेटेड है। वो खुशी से भी हो सकती है, वो हो सकता है आपने कुछ अचीव कर लिया है उसकी वजह से है, या फिर हो सकता है आप किसी और को देख के इतना एंथुसियास्टिक फील कर रहे हैं, इतना जियलस फील कर रहे हैं दैट इतना एनर्जी आपके अंदर भर गया है। फर्वर, तो जुबिलेंट आप समझ गए, फर्वर थोड़ा वाइड एरिया कवर करता है आपका। एंड देन ओवरवेल्म स्पेसिफिकली इमोशंस के लिए होता है, वैसे तो भर जाना, एक्सीड कर जाना, है ना। तो ये सब चीज़ें इमोशन ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, आपके अंदर की फीलिंग्स ही रिप्रेजेंट कर रही हैं सारे वर्ड्स। तो इनके बीच में जो सटल डिफरेंस है वही आप जिस दिन पकड़ लोगे कि कैसे आप यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने को आप सब जगह सब वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, सामने वाले को बात कन्वे हो जाएगी। बट हमें क्या करना है, अगर मास्टर करना है वोकैब में, दैट मीन्स मास्टर करने का मीनिंग ही यही है कि आप सेंटेंस में एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके अपने बात को एप्रोप्रिएटली एग्जैक्ट वे में कन्वे कर सकें। एग्जैक्ट आसपास तो आप कन्वे कर ही सकते हैं, इतनी तो इंग्लिश आ ही जाएगी आपको, लेकिन एग्जैक्ट करनी है तो थोड़ी आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पैशन, आर्डर, इंटेंसिटी, ज़ील, वेहेमेंस एंड एक होता है वेहेमेंट, तो ये हो जाता है एडजेक्टिव, और वेहेमेंस क्या है, नाउन, है ना, ये नाउन है, और ईएनटी आपका एडजेक्टिव है, करेक्ट। एक्साइटमेंट, जेस्ट, करेक्ट। तो सिनोनिम पर्यायवाची क्या होंगे फर्वर के, पैशन है आप में, बहुत ज्यादा भरा हुआ एनर्जी है, आर्डर है, इंटेंसिटी है, काफी इंटेंसिटी है, जील है, एंथुसियाज्म है, वेहेमेंस, एक्साइटमेंट, जेस्ट, लिख लीजिए, एंथुसियाज्म, एनर्जेटिक, करेक्ट। तो ये सब तो हो गए आपके पर्यायवाची। और एंटोनिम विलोम क्या होंगे, अपैथी, जहां पे बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, लैकिंग इंटरेस्ट, डिटेस्ट एकदम नापसंद करना, अपैथी कोई उसमें मन ना लगना, या फिर कोई इंटरेस्ट ना आना, कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, अपैथी, फीलिंगलेस। एगनी एकदम गुस्से में रहना, चिड़चिड़ा रहना, एगनी, करेक्ट, एनॉयड रहना, एगनी। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो गए, एनर्जी से भरे रहना, एकदम खुश मिजाज और एंथुसियाज्म से भरा हुआ इंसान, तो कितना अच्छा लगता है, एक एनर्जी अलग ही वाइब आती है उससे। एंड एकदम अपोजिट अब आप जाएंगे तो उस इंसान से तो आप डिटेस्ट ही करने लगेंगे, डिसलाइक करने लगेंगे, कैसा बंदा है, एकदम अपैथी है, उसमें क्या है, अपैथी है, अपैथेटिक पर्सन है। एगोनिस्ट, देखिए एगनी है जिसमें इनडिफरेंट पर्सन है, कैसा पर्सन है, इनडिफरेंट पर्सन है ना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द फर्वर ऑफ हर स्पीच शोड शी फेल्ट स्ट्रांगली। जैसे कई बार आपको जब जबरदस्ती डिबेट के लिए धक्का दिया जाता है कि करो डिबेट, स्टेज पे जाओ, बोलो, तो आप में वो ना कॉन्फिडेंस होता है, कई बार ना एनर्जी होती है, तो क्या लगता है कि ये तो इंसान एकदम ही इनडिफरेंट है, एकदम एनर्जी लेस है, कुछ नहीं अभी जाना है इसमें, इससे तो डिबेट ही करना बेकार है। और वहीं अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है,
आपको पता है कि हमें क्या बोलना है, हमारे पास मैटर है, मुझे तो इस चीज़ को लेकर नॉलेज है, और अच्छे से खा पी के भी आए हो और खुश मिजाज पर्सन हो आप, तो देखो आप में आपके अंदर क्या ज़ील होगा, क्या इंतुजियाज़म भरा होगा, एक एनर्जी के साथ आप डिबेट करोगे। तो वही कह रहा है कि उसके बोलने में, स्पीच में इतना एनर्जी था, इतना एंथुजियाज्म था, एक एक्साइटमेंट थी कि उसी से समझ में आ रहा था कि वो स्ट्रांगली, कितना स्ट्रांगली फील करती है उस चीज़ को लेके। करेक्ट। तो आपके बोलने से पता चल जाता है कि आप किसी चीज़ को लेके केयरलेस हैं या बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं। देखिए अब यहाँ पे फॉरवर्ड शो हो रहा है ना, सारे एक्साइटेड है, सारे एक्साइटेड है, सारे एक्साइटमेंट में वेव कर रहे हैं, सारे एक्साइटमेंट में वेव कर रहे हैं। देखिए तो इसी एक्साइटमेंट को क्या कहते हैं, फर्वर। इसी एक्साइटमेंट को अगर आपने किसी कॉन्सर्ट में अपने किसी हीरो को देख लिया, किसी आइडल को देख लिया जिसको आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, और आप एकदम एक्साइटेड हो गए, तो क्या बोलेंगे, आपके अंदर बहुत फर्वर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पार्च्ड। पार्च्ड का मतलब क्या होता है, पार्च्ड हमारा देखिए एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सूखा हुआ, एकदम ड्राई, वेरी ड्राई। तो देखिए एडजेक्टिव वर्ब दोनों की तरह यूज हो रहा है जिसका मतलब है सूखा हुआ, वेरी ड्राई। अब ये जो ड्राइड आउट बाय हीट है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट, बिल्कुल भी नाम मात्र भी मॉइस्चर नहीं बचता, नो मॉइस्चर, बिल्कुल मॉइस्चर नहीं बचता। बेसिकली एक तरह से रोस्ट कर दिया गया है ना। मतलब धूप में कोई चीज आप सुखा दो तो क्या बोलोगे, पार्च्ड कर दिया गया है, या फिर वो पार्च्ड मटेरियल है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से सनलाइट में सुखा दिया गया है, तो क्या कर दिया गया है, पार्च कर दिया गया है, बिल्कुल भी नाम मात्र भी उसमें बूंद पानी नहीं है। इसके सिनोनिम्स होंगे एडस्ट, एडस्ट बेक करना, बेक कर दिया, स्कॉर्च कर दिया, वेरी एक्सट्रीम हीट में, वेरी एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर किसी चीज को देते हैं तो वो स्कॉर्च हो जाती है, ड्राई हो जाती है। सीयर, क्या बोलेंगे, सीयर, क्या बोलेंगे, सीयर, है ना। और एंटोनिम क्या होंगे, एकदम जला देने को, एक रोस्ट भी आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, रोस्ट कर देना, एकदम जला देना, है ना। लेकिन बेसिकली सनलाइट से कह रहे हैं कि एकदम गर्मी से, धूप से, सूरज की किरणों की वजह से आप एकदम ड्राई हो चुके हैं। तो जनरली हम रोस्ट की जगह हम बोलना पसंद करते हैं स्कॉर्च, स्कॉर्च, क्या बोलना पसंद करते हैं, सीयर, है ना। एंटोनिम बताइए क्या होगा, मॉइस्चर है जिसमें पानी से भरा पड़ा है, वेट है, सोकिंग एकदम डूबा हुआ है, उसमें डैम्प है मतलब गीला है, नम है कोई चीज़। क्वेंच्ड एकदम भीगा हुआ है, वाटर लॉग एकदम पानी से बंद है चीज़ें, पानी से बंद है चीज़ें। वाटर लॉक्ड एरिया जैसे होता है बारिश के टाइम में, क्या होता है, पानी भर जाता है, तो वाटर लॉक्ड एरिया। तो क्वेंच्ड आपके लिए एक अच्छा वर्ड है। वाटर लॉक्ड आप कई जगह पे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो आप जानते हैं ये। सोकिंग, डैम्प, वेट। सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे आप, पार्च्ड को, अ गस्ट ऑफ विंड delivered the smell of raindrops on parched soil। तो जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद जब पहली बारिश आती है तो एक सौंधी सौंधी खुशबू दे जाती है। तो वो जो सौंधी सौंधी खुशबू होती है वो क्यों होती है, क्योंकि एकदम गर्म मिट्टी पे बूंदे पड़ रही हैं, गस्ट ऑफ विंड। अब गस्ट ऑफ विंड मतलब एक तूफान का एकदम गुबार उठा है जो उस, वो क्या कर रहा है, वो रेन ड्रॉप मतलब बारिश की बूंदों की खुशबू ला रहा है, मिट्टी से उठाकर खुशबू ला रहा है मिट्टी की। उसके बारे में भी वर्ड पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो मिट्टी की सौंधी खुशबू होती है, अभी नहीं, चलिए इसका वो कैब बाद में देखेंगे, ठीक है।
A gust of wind delivered the smell of raindrops on parched soil. जैसे ये आपका parched soil है, ये कैसा है, आपका parched soil है. तो इस पे जब बारिश की बूंदें गिरेंगी और यहाँ से जब हवा बहेगी तो वो हवा जो है वो बारिश की बूंदों की स्मेल लेता आएगा, जो बेसिकली इस मिट्टी की स्मेल है. देखिए क्लियर है इतना. तो पार्च्ड आपका पर्सन भी हो सकता है ना, पार्च्ड आपका पर्सन भी हो सकता है. आई एम अ लिटिल डिहाइड्रेटेड, कैन यू हेल्प मी आउट. मतलब इतना ज़्यादा आप थक चुके हैं या फिर हीट वेव आपको लग गया है दैट आप एकदम ड्राई फील कर रहे हैं, डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं. कहने का मतलब जीवित लोग क्या बोलेंगे अपने आप को, डिहाइड्रेटेड. ड्राई नहीं बोलेंगे, डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, मतलब पानी ही अपने शरीर से कम हो चुका है, अब नहीं जी पा रहे. पार्च्ड लैंड कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर. अब ये तो पानी नहीं सोख सकता, इतना सूख चुका है कि ये पत्थर बन गया है ठोस. अ पार्च्ड हार्ट कैन नॉट एब्जॉर्ब लव. वैसे ही जो एकदम सूखा बंजर दिल होता है वो भी प्यार नहीं अपना सकता, ऐसा कोट लिखा है. तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं ऐसे ही कुछ एनिमेशंस के साथ. क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारा, मिलता जुलता नेक्स्ट वर्ड है चार्ड. क्या है, चार्ड. अब चार्ड का मतलब क्या होता है, चार्ड का मतलब होता है वर्ब है, देखिए जल कर काला हो जाना. पार्च्ड और चार्ड में थोड़ा सा फर्क है. क्या, पार्च आप एकदम नेचुरली हो रहा है कोई कुछ, है ना, लेकिन चार्ड आप कर रहे हैं, चार्ड आप कर रहे हैं, आप जला रहे हैं, जबरदस्ती हीट दे रहे हैं खुद से, तो वो जल गया. पार्शली बर्न सो एज टू ब्लैकन द सरफेस. लेकिन किस तरीके से जल रहा है, कई बार हम तेज आंच कर देते हैं तो क्या होता है, सब्जी पकती तो नहीं है लेकिन जल जाती है. कहने का मतलब क्या है, कभी आप ध्यान देना किचन में, कभी मम्मी खाना बनाती हैं तो ज़रा सामने चले जाना, कभी जला हो, खाना जल गया हो, तब जाकर देखना क्या होता है. ऊपर से जहाँ नीचे से चिपका रहता है वहाँ से जल जाता है, अंदर का माल एकदम ठीक रहता है लेकिन नीचे से जल जाता है ना. तो वही जो जलना होता है उसी को कहते हैं चार्ड, उसी को कहते हैं चार्ड. तो जैसे सपोज आपने ब्रेड रखा तवा पे सेकने के लिए, तो क्या होगा, आपने तेज आंच करके आप भूल गए और वो जल तो गया, अंदर से बेशक अभी भी सॉफ्ट है लेकिन वो पूरा जल चुका है ऊपर से. करेक्ट. तो कहने का मतलब पार्शियली बर्न सो एज टू ब्लैकन द सरफेस, इस तरह से जल रहा है कि सरफेस ब्लैक हो चुका है. करेक्ट. राख हो जाए ये जरूरी नहीं है कि राख होगा, ध्यान दे, बस यही फर्क है चार्ट में, है ना. तो सिनोनिम्स इसके क्या होंगे, सिनोनिम्स बताइए. बम, सॉरी, बर्न, स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए बर्न. सिंज, सियर, सियर अभी आपने उसमें भी पढ़ा था अभी, करेक्ट, पार्च्ड में. ब्लैकन करना, काला कर देना, टोस्ट कर देना, रोस्ट कर देना, ये सब कॉमन सिनोनिम्स है जो आप बोल सकते हैं. बर्न, सिंच, सियर, ब्लैकन, टॉरिफाई. टॉरिफाई का भी मतलब वही होता है जो कॉटराइज का मतलब होता है, जो कार्बनाइज का मतलब होता है, जो टोस्ट का मतलब होता है, मतलब जला देना, मतलब जला देना, गर्मी से एक्सेस हीट की वजह से जल गया, सरफेस जो है वो जल गया. टॉरिफाई करना, बोलिए, टॉरिफाई करना, बर्न कर देना, सिंच, सियर, ब्लैकन, टोस्ट, कार्बनाइज. कार्बनाइज क्यों बोलते हैं, कार्बनाइज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो ब्लैक हो जाता है ना वो बेसिकली हमारा कार्बन ही होता है. तो ये साइंस का पार्ट है. कभी भी कोई भी सरफेस आप देखेंगे, जितने भी मटेरियल है, जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जलने के बाद वो काली हो जाती हैं बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. तो आपका हर ऑर्गेनिक मटेरियल में, हर चीज़ में इनफैक्ट कार्बन होता ही है, तो जलने के बाद वही रह जाता है. तो दैट इज, इसीलिए इस तरह से वर्ड बन गया है, कार्बनाइज कर दिया मतलब आपने, है ना. तो कार्बनाइज कर दिया, कॉटराइज कर दिया मतलब जला दिया, टॉरिफाई अगेन द सेम मीनिंग, जला देना. तो रोस्ट कर देना इज अनदर सिनोनिम, इज अनदर सिनोनिम. तो एंटोनिम क्या होगा, रॉ, कच्चा, रॉ, कच्चा या फिर ठंडा, है ना. आप कह सकते हैं अनकुक्ड, तो रॉ या फिर
ठंडा। तो इसका सबसे अच्छा हो सकता है रॉ। क्या हो सकता है? नियरेस्ट सिनोनिम की बात करें दोनों ही आप, सॉरी एंटोनिम की बात करें दोनों ही एंटोनिम है, लेकिन रॉ थोड़ा सा क्लोज है। करेक्ट। तो रॉ मतलब कच्चा। क्या मतलब होता है? कच्चा। तो नोट डाउन कर लिया आपने, है ना? करेक्ट। तो देखिए सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोजन इज रिकॉर्डेड ऑन द चार्ड ट्री ट्रंक्स। मतलब जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो धमाका हुआ था, तो उसकी इंटेंसिटी कैसे पता कर रहे हैं लोग? कैसे पता कर रहे हैं? हमारी पुलिस फोर्स कैसे पता कर रही है? जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो आपका जो ट्री ट्रंक होता है, मतलब ये स्टेम पार्ट है ना, तो जो ये स्टेम पार्ट होता है, तो एक्सप्लोजन की वजह से पूरा पेड़ तो नहीं जला, लेकिन डेफिनेटली ऊपर की खाल जो है पूरी जलकर राख हो गई है। तो कितनी राख हुई है, किस डायरेक्शन से हुई है, कितनी ज़्यादा हुई है, कितना डैमेज हुआ है, उसी से एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी पता की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सप्लोजन इज रिकॉर्डेड ऑन द चार्ड ट्री ट्रंक्स। ट्रंक बोलते हैं आपके स्टेम पार्ट को। करेक्ट। इतना याद रहेगा। जला दिया एंड मामला खत्म। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसमैंटल। डिसमैंटल का मतलब क्या होता है बताइए? डिसमैंटल मतलब पुर्जे पुर्जे अलग कर देना, पुर्जे पुर्जे अलग कर देना, है ना? तो देखिए डिसमैंटल आपका है वर्ब, उद्ध्वस्त कर देना, कर देना, ध्वस्त कर देना। तो देखिए मीनिंग क्या होगा इसका? टू टेक अ मशीन अपार्ट और टू कम इनटू सेपरेट पीसेस। वो चिट्टी वाली मूवी देखी थी ना आपने, रोबोट वाली मूवी जिसमें रजनीकांत थे, तो वो क्या बोलते हैं? डिसमैंटल कर दो इसको, मतलब उस रोबोट को, मशीन को डिसमैंटल कर दो। ये वर्ड सुना है आपने? तो अगर आप मूवीज भी देखते हो, लेकिन अगर आप मूवीज देखते हुए अवेयर हो, तो भी आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो सकती है। बात है कि आप कितना कान और आंखें अपनी खुली रख रहे हैं, वरना कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। आप नॉर्मली घूमते भी हो, अगर आपको ट्रैवलिंग भी पसंद है, तो भी आप ट्रैवल करते हुए भी इंग्लिश सीख सकते हैं, वोकैब सीख सकते हैं, अच्छी कर सकते हैं इंग्लिश। हाउ? आप कहीं भी जाओगे कुछ ना कुछ लिखा मिलता है आपको, और उसमें से गारंटीड है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो नहीं पता होती हैं हमें, हम बस इग्नोर करने लगते हैं, आदत बना लेते हैं अपनी इग्नोर करने की। तो मूवी देखो, चाहे कहीं भी जाओ, कहीं साइन बोर्ड पे कुछ लिखा है, कहीं पे कोई वार्निंग लिखी है, उसको एक बार पढ़ो, नहीं आता है सर्च इट आउट उसी समय। तो देखिए सिनोनिम क्या होगा इसका? डिस असेंबल करना। असेंबल होता है कि जोड़ देना, चीजों को जोड़ देना। डिस असेंबल करना मतलब तोड़ देना। डेसिमेट करना मतलब नष्ट कर देना, खत्म कर देना, सब वर्ट कर देना, सब वर्ट कर देना, खत्म कर देना, डिसमैंटल कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, पुर्जे पुर्जे अलग कर देना। जैसे ये पेन है ना, तो मैंने पेन का कैप अलग कर दिया, फिर उसकी बॉडी अलग कर दी, उसका सब बॉडी मैंने पार्ट्स अलग कर दिए, उसकी रिफिल निकाल दी, रिफिल के भी निब निकाल दिए, तो मैंने डिसमेंटल कर दिया। करेक्ट। तो एंटोनिम क्या हो सकता है इसका? विलोम क्या होगा? उसको वापस से फिक्स करना, उसको वापस से असेंबल करना, रिस्टोर करना, फिक्स करना, रिपेयर करना, रिस्टोर करना, है ना? क्या करना? रिस्टोर करना। एक ऐसा ही मिलता जुलता वर्ड हमने सीखा था, री स्टेट करना या री इंस्टीट्यूट, जिसका मतलब होता है पुनः स्थापित करना। मतलब जो चीज आपने छीन ली है उसको वापस से वहां पर ला देना। तो यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है। डिसमैंटल का मीनिंग एग्जैक्टली थोड़ा मशीनरी पार्ट्स के लिए एप्रोप्रिएट बैठता है। ठीक है, एप्रोप्रिएट बैठता है। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे देखिए, लिखते जाइए सब कुछ। तो कैसे करेंगे सेंटेंस में? द आफ्टर स्कूल प्रोग्राम वॉज डिसमेंटल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। अच्छा देखिए, अब हम डिसमेंटल को मैंने कहा कि फिजिकल सेंस में ज़्यादा यूज़ करना है, मशीनरी पार्ट्स में ज़्यादा यूज़ करना है, बट
अब जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश धीरे धीरे थोड़ी बहुत हम उसके यूसेज को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं हम, काफ़ी एक्सपेरिमेंट चल रहा है इंग्लिश वर्ड्स पे भी। एंड डेली आपके न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं डिक्शनरी में, डेली। तो आप मतलब कहीं ना कहीं से उठा रहे हैं वर्ड्स को, तभी तो पुट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप उठा रहे हैं, कैच कर रहे हैं, कहीं किसी स्लैंग को आप बना दे रहे हैं। तो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम वॉज डिसमेंटल्ड, यहाँ पे प्रोग्राम को डिसमेंटल करने की बात कह रहे हैं, यहाँ पे कंसेप्चुअली यूज़ किया जा रहा है वर्ड डिसमेंटल। तो ऐसे भी आप यूज़ करना सीख सकते हैं, करेक्ट। तो द आफ्टर स्कूल प्रोग्राम, जो स्कूल के बाद जो प्रोग्राम होता है, तो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम जो है उसको ध्वस्त कर दिया गया, मतलब खारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग। फंडिंग सही से थी नहीं, पैसे ज़्यादा थे नहीं, तो आफ्टर स्कूल प्रोग्राम का जो इन्होंने सोचा होगा उसको ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, है ना। देखिए जैसे कार के पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, ये कार डिसमेंटल कर दिया गया, कार वॉज डिसमेंटल्ड बाय द गैंग ऑफ थीव्स, कह सकते हैं, कुछ भी लगा दीजिए आप अपनी मर्जी से। नेक्स्ट वर्ड है इंटरिम। इंटरिम का मतलब क्या होता है? इंटरिम जो न्यूज़ देखते होंगे काफ़ी पता है उन्हें कि इंटरिम बहुत ही कॉमन वर्ड है। इंटरिम मतलब जो अभी है ना, जो अभी है थोड़े समय के लिए, अंतरिम, है ना। अंतरिम मतलब हिंदी में भी देखिए एकदम प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारे इंग्लिश के वर्ड्स भी जो हैं काफ़ी हमारे संस्कृत से निकले हैं, कुछ हिंदी भी फॉलो करते हैं, तो संस्कृत से भी काफ़ी सारे वर्ड्स निकले हैं। मैक्सिमम चीज़ें आपकी लैटिन और ग्रीक होती हैं, बट संस्कृत से भी काफ़ी वर्ड्स निकले हैं। एंड यूरोप के आज भी कई जगहों पे संस्कृत बोली जाती है, बहुत बोली जाती है, हमसे ज़्यादा तो वही जानते हैं। देखिए मीनिंग क्या है इंटरिम का, मीनिंग क्या है अंतरिम, कहने का मतलब जो अभी है थोड़े समय के लिए, टेम्पररी है, एंड इंटेंडेड टू बी यूज्ड और एक्सेप्टेड अंटिल समथिंग परमानेंट एग्जिस्ट। जब तक भाई कह रहे हैं कि जब तक आपकी क्लास टीचर नहीं आती, एक सब्स्टिट्यूट टीचर है, एक सब्स्टिट्यूट टीचर है। ऐसा होता था ना कि जैसे हमारी क्लास टीचर सपोज छुट्टी पर चली गई या वो बीमार पड़ गई, तो एक सब्स्टिट्यूट टीचर आ जाती है, तो दैट इज़ द इंटरिम टीचर, करेक्ट, दैट इज़ द इंटरिम टीचर। वाई? बिकॉज वो अभी परमानेंट नहीं है, वो बस तभी तक है, शी इज़ टेम्पररी, शी इज़ देयर अंटिल द परमानेंट क्लास टीचर कम्स, करेक्ट। जब तक हमारी क्लास टीचर हेल्दी होकर नहीं आ जाती, तब तक के लिए वो टेम्पररी हमारी टीचर हैं, सब्स्टिट्यूट टीचर है। वैसे ही आपके स्टेट में होता है कि जैसे कोई ऑफिसर कुछ समय के लिए नहीं है, या फिर कोई अभी फ़िलहाल इनकम्बेंट ऑफिसर नहीं है, तो क्या किया जाता है? टेम्पररी कोई लाया जाता है, सो दैट चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चल सके, ऑर्डर्ड तरीके से चल सके। तो थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी लाया जाता है, जब तक कोई परमानेंट आ ना जाए, तो उसी को कहते हैं प्रोविजनल। शॉर्ट टर्म, ट्रांजिशनल, ट्रांजिट से बना है ट्रांजिशनल, थोड़े समय के लिए गुजरा हुआ, प्रोविजनल थोड़े समय के लिए। सिनोनिम, तो एंटोनिम क्या होगा? जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, परपेचुअल, परमानेंट जो चलता रह रहा है, परपेचुअल परमानेंट जो है रहेगा, है ना। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? An interim government was set up for the period before country's first free election. तो जब सपोज किसी देश का पहला इलेक्शन हो रहा है, सबसे पहला इलेक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट फ्री इलेक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स अभी तो है नहीं सरकार, तो फिलहाल जब तक इलेक्शन के बाद आएगी सरकार परमानेंट, तब तक उससे पहले तक क्या किया जाए? उसके पहले तक इंटरिम गवर्नमेंट को सेटअप कर दिया जाए तो सही रहेगा, है ना। तो इंटरिम का मतलब समझ में आ गया, टेम्पररी जो है। जैसे इंटरिम चीफ है, ये कौन है? इंटरिम चीफ है। ग्रेज एटॉनमी का आपका क्या है? एपिसोड का सीन है, देखिए इंटरिम चीफ है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिफेमेटरी।
डिफेमेटरी। तो डिफेम से बना है डिफेमेटरी, है ना, डिफेम से बना है, किससे बना है, सॉरी, डिफेम से बना है। डिफेम मतलब, फेम मतलब बहुत ही नाम कमाना, और डिफेम मतलब किसी का नाम बर्बाद कर देना, किसी का नाम कीचड़ में उछाल देना, नाम खराब कर देना, नाम खराब कर देना, डी फेम कर देना। डी यहाँ पे एंटोनिम बना दे रहा है फेम को, तो डिफेमेटरी। तो आपका एडजेक्टिव हो गया, करेक्ट। मीनिंग क्या होगा, दैट विच इज डैमेजिंग टू द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन। दैट विच इज डैमेजिंग मतलब किसी की अच्छी रेपुटेशन को बर्बाद कर देना, खराब कर देना, किसी के अच्छे रेपुटेशन को बर्बाद कर देना। जैसे एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के बीच में हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड ये न्यूज़ फेमस हो गई। दोनों एक दूसरे को डिफेम करने में लगे हुए थे अपने ईगो के चक्कर में। कौन, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप, जो आपके पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के हीरो हैं। लिबेलस, स्लैंडर कर देना किसी को, स्लैंडरस। कॉल्यूमिनस, क्या होगा, कॉल्यूमिनस। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची। लिबेलस, स्लैंडरस, स्लैंडर कर देना। ये तो कई बार यही वर्ड यूज होता है, ये थोड़ा एक्टिव है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपके लिए पैसिव है कि एक्टिव है। अदरवाइज ये काफ़ी एक्टिव वर्ड है क्योंकि आपके न्यूज़पेपर में कई बार आता है। कॉलुमिनस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, लिबेलस ये आपको ध्यान रखना है, बर्बाद कर देने वाला। तो एंटोनिम अच्छा होगा, एंटोनिम डेफिनेटली अच्छा होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट देने वाला, कमेंड करने वाला। एक होता है, देखिए दो वर्ड हैं आपके पास जहां कंफ्यूज हो सकते हैं। एक वर्ड तो है कंटेम्प्ट करना, दूसरा वर्ड है कमेंड करना। अब दोनों में अंतर समझिए, ये नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अ कमेंडेबल जॉब यू हैव डन, अ कमेंडेबल जॉब यू हैव डन मतलब आप बहुत अच्छा काम कर गए, ताली बजाएंगे सब, प्रेज करेंगे सब। आपने कमेंडेबल जॉब किया मतलब तारीफ लायक काम किया है। कमेंड, कमेंड करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट देना, प्रेज करना, चढ़ाना। कंटेम्प्ट ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, किसी को कंटेम्प्ट करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, कंटेम्प्ट। तो ये होता है किसी की निंदा कर देना, किसी को गलत बोलना, है ना। तो यहाँ पे देखिए कमेंड है, ये अच्छा वर्ड है, अच्छा वर्ड है। प्रेज करना, प्रेज करना सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द रीडर्स सेड दैट द रिपोर्ट वाज डिफेमेटरी। तो पढ़ने वालों ने कहा, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने कहा क्या कि रिपोर्ट जो है वो नाम खराब करने वाला रिपोर्ट है। ये तो ऐसे रिपोर्ट को तो लाना ही नहीं चाहिए था, ये तो नाम खराब कर देने वाला रिपोर्ट है, करेक्ट। तो इतनी बात समझ में आ गई। जैसे कोई किसी का ओपोनेंट होता है, विरोधी होता है, मीडिया भी क्या करती है कई बार कि नाम डिफेम कर देती है। कई बार मीडिया चैनल्स भी आपके अगर बायस्ड हैं तो वो नाम डिफेम कर देते हैं। अलग अलग पार्टीज, पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, दूसरे का नाम डिफेम करते हैं, है ना। और एक्टर एक्ट्रेस ये क्या करते हैं, ये सब तो हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत होता है, एक दूसरे का नाम कीचड़ में उछालना, नाम खराब कर देना, अपने ही हस्बैंड वाइफ का, अपने ही लवर का नाम खराब करने लगते हैं, तो डिफेम करने लगते हैं। देखिए जैसे इसने क्या किया, कीचड़ उछाल दिया, इस तरह से याद रखो आप। अब डिफेम की तो कोई, डिफेम जो है करना बेसिकली आपका एकदम एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप इसको दिखा नहीं सकते, आप इसको छू नहीं सकते, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसे दिखाया जाए, है ना। ऐसे आप याद रखो, किसी पे कीचड़ उछाल दिया, डिफेम कर दिया, उस पर दाग लगा दिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्टालवर्ट। स्टालवर्ट, स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है, ये एडजेक्टिव है, निष्ठावान। क्या होता है, निष्ठावान। कहने का मतलब लॉयल, सॉरी, कहने का मतलब लॉयल।
तो जो लॉयल है, स्पेशली फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक, मतलब वफादार इंसान, एकदम वफादार इंसान जो टिका हुआ है, रिलायबल है, एबल टू बी ट्रस्टेड, आप उस पर डेफिनेटली विश्वास कर सकते हो। एक दो दिन की बात होती है तो विश्वास नहीं हो पाता किसी पे, लेकिन जब कोई 10-10 साल, 5-5 साल टिका हुआ है, मोर देन दैट, तो एक विश्वास बन जाता है किसी पे भी, है ना, चाहे वो कोई भी हो। तो एक लॉयल्टी की बात आ जाती है। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं तब उसको कहते हैं स्टालवर्ट। स्टालवर्ट, तो देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे? फेथफुल, डिपेंडेबल, रिलायबल, जिस पे डिपेंड कर सकते हैं, दैट इज रिलायबल, जिस पे आप रिलाय कर पा रहे हैं, जिस पे आप क्या कर पा रहे हैं? रिलाय कर पा रहे हैं। करेक्ट। तो एंटोनिम, विलोम क्या होगा? फेथफुल, अनफेथफुल, रिलायबल, अनरिलायबल, ट्रेटरस। ट्रेटरस मतलब ट्रेटर क्या होता है? जो किसी के विश्वास को मतलब खंडित करता है, इन द सेंस कि वायलेट करता है उसके प्रिंसिपल्स को या फिर उसकी बातों को। ट्रेटर जो हमेशा अपोज करता है, कहने का मतलब अपोज कर रहा है, ट्रेटरस। तो डिपेंडेबल, ट्रेटरस। एंड सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? ओनली स्टालवर्ट सपोर्टर्स ऑफ द टीम स्टेड टिल द एंड ऑफ द मैच। मतलब कि जो वफादार जो सपोर्टर्स थे टीम के, वही प्रतियोगिता के मैच के आखिरी टाइम तक रहे, बाकी तो चले गए। जो रिलायबल थे, जो डिपेंडेबल थे, फेथफुल थे सपोर्टर्स, वही रहे टीम के सपोर्टर्स। करेक्ट। अब देखिए जैसे हमारा कैप्टन अमेरिका, मार्वल से जो हमारा कैप्टन अमेरिका है, वो स्टालवर्ट है, स्टेडी है एंड ट्रू है, तभी तो इतना नाम कमा लिया। वो क्या है कैप्टन अमेरिका को अमेरिका की जनता क्या मानती है? क्या मानती है? स्टालवर्ट मानती है, स्टेडी मानती है, ट्रू मानती है। ये मूवी की बात है, ऐसा सच में नहीं है। अब जिन्होंने देखी है तो उनको पता होगा। चलिए नेक्स्ट है लिटिगेट। लिटिगेट का मतलब क्या होता है? वर्ब है, मतलब मुकदमा करना, किसी पे मुकदमा करना। देखिए ध्यान से समझिए क्या है आपका मीनिंग। टू आस्क फॉर अ डिसएग्रीमेंट टू बी डिस्कस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून की अदालत में, सो दैट अ जजमेंट कैन बी मेड दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय बोथ साइड्स इन द आर्ग्यूमेंट। लंबा है ना, काफी लंबा सेंटेंस दिख रहा है, लेकिन क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। कह रहा है कि ऐसी डिसएग्रीमेंट को डिस्कस करना अदालत में, किसी बात पे अगर कोई डिसएग्रीमेंट है तो उस डिसएग्रीमेंट को, उस मतभेद को कोर्ट में ले जाना, और वहाँ पर क्यों ले गए हैं डिस्कस करने के लिए? ताकि जजमेंट हो, एक जजमेंट दे सके, जज हमारा कोई जजमेंट दे सके उस डिसएग्रीमेंट पे, जो कि दोनों पार्टी जो लड़ रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे, वो दोनों पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लीगली चल रही हैं चीज़ें, ताकि आगे और डिस्प्यूट ना बड़े, कह सकते हैं प्रोसिक्यूट कर देना, या फिर कह सकते हैं अपील करना, सबसे अच्छा वर्ड है। एक होता है इम्पीच करना, है ना, इम्पीच करना, स्पेशली जैसे सरकार में आपका प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट दी जाती है। कहने का मतलब जब एक डिस्ट्रस्ट आ जाता है या डिसएग्रीमेंट आ जाता है, जहाँ पर बिट्रेयल वाली बात आ जाती है, ऐसा फील होता है, तो इम्पीच भी कह सकते हैं। तो प्रोसिक्यूट, एंड सबसे अच्छा अपील करना, प्रोसिक्यूट करना, है ना। तो डिसएग्रीमेंट को लॉ में रखना। तो आपको बेसिकली लिटिगेट का मतलब समझना है। तो लिटिगेट का मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट को, कोई बहस को, क्या बोलेंगे? बहस को, है ना। कोई बहस हो रही है, उस बहस को आपने किस में रख दिया? अदालत में रख दिया, कोर्ट में रख दिया। अब इस कोर्ट में जो इस साइड जो पार्टी है और जो इस साइड पार्टी है, और यहाँ पर जज है, इस जज ने जो भी फैसला दिया इस बहस को लेकर, वो इन दोनों को मानना पड़ेगा, इन दोनों को मानना पड़ेगा। एंटोनिम क्या होगा? अग्री करना, एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस गले लगाना, अपनाना, अपनाना। ठीक है। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? सेंटेंस में आप बोलेंगे दे अग्रीड टू लिटिगेट ऑल डिस्प्यूट्स इन द लॉ कोर्ट, मतलब उन्होंने
इस चीज़ पे अग्री किया कि वो अपने सारे डिस्प्यूट को, अपने सारे झगड़ों को, अपने सारे डिसएग्रीमेंट को अदालत में लिटिगेट करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, अदालत में डिस्कस करेंगे, वो जजमेंट मानेंगे। करेक्ट। आई लिटिगेट, मैं मुकदमा करना चाहता हूं। आई लिटिगेट। करेक्ट। ब्याजखोरी, अस्यूरियस, तो अस्यूरियस का मतलब क्या होता है? अस्यूरियस प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वन दैट इज अनफेयरली हाई, बहुत हद से ज्यादा हो जाना, कुछ ज्यादा ही जो हो जाए तो क्या कहेंगे उसको? अस्यूरियस। करेक्ट। सिनोनिम क्या होगा? बहुत ज्यादा, मतलब एग्जॉर्बिटेंट। बहुत ज्यादा का क्या होगा सिनोनिम? एग्जॉर्बिटेंट। आउटरेजियस, कुछ ज्यादा ही एकदम बढ़कर। अवेरिशियस, तो एंटोनिम क्या होगा? इन सब का मतलब होता है आउटरेजियस, अवेरिशियस। आपका एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है एकदम खुलकर सामने आना, बहुत ज्यादा हो जाना किसी चीज का, एकदम अनफेयरली हाई कह सकते हैं। इफ नॉट in the context of interest, but definitely in the context of very much exaggerated things. Exaggerate होना। exceed करना, है ना? करेक्ट है। तो एंटोनिम क्या होगा? जेनरस होना, हिसाब से, डिसेंट तरीके से होना, मॉडरेट होना, अनसेल्फिश होना, डिसेंट होना। एंटोनिम क्लियर है? देखिए, मैनी स्टेट्स हैव पुट लॉज इन प्लेस टू स्टॉप लेंडिंग कंपनीज फ्रॉम चार्जिंग अ सीरियस इंटरेस्ट रेट्स दैट आर वे अबव एन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड। मतलब इतना ज़्यादा कहीं कहीं पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम इतना एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे राज्यों ने क्या कर लिया है? लॉज, कानून निकाल दिए हैं जो कंपनी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े। करेक्ट। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े, सीरियस इंटरेस्ट रेट ना देना पड़े कंपनीज को, इसके लिए काफ़ी राज्यों ने क्या किया है? लॉज, कानून निकाल लिए हैं। तो अच्छा ही किया है। ओ दैट कॉस्ट, मतलब कितना ज़्यादा रेट है उस चीज़ को लेके ये परेशान है। जैसे कि सेंटेंस में आपका लिखा है कि एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा वे अबव द एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड है। अस्यूरी, देखिए अस्यूरी, असीरियस आपका एडजेक्टिव है, OUS है, लेकिन अस्यूरी आपका क्या है? नाउन हो जाएगा। अस्यूरी वंस इन कंट्रोल विल रेक द नेशन। तो मतलब किसी भी राज्य को अगर सीरियस चीज़ें होंगी, ऐसे बढ़ेंगे तो बर्बादी हो जाएगा नेशन, तो फिर गरीबी आ जाएगी, है ना? तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलें। क्या है? क्रिपल। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड? क्रिपल। क्रिपल का मतलब क्या होता है? लंगड़ा हो जाना, अपंग हो जाना, किसी अंग का काम ना करना, क्रिपल हो जाना, या फिर खराब हो जाना, खराब कर देना, वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। तो हम जनरली बॉडी के सेंस में यूज़ करते हैं, ऑर्गन के लिए यूज़ करते हैं, बट आप इसको अगेन, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो फिजिकली यूज़ होते हैं, बट आप उसको कंसेप्चुअली भी यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट, बट आपका करेक्ट होना चाहिए यूसेज। देखिए मीनिंग क्या है? कॉज सिवियर एंड डिसेबलिंग डैमेज टू। ठीक है ना? सिवियर का मतलब होता है कट जाना, कट जाना। एक होता है, देखिए यहीं पे आपके कंफ्यूजिंग वर्ड है, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ, सीवियर है ना? सीवियर इलनेस मतलब काफ़ी क्रोनिक बीमारी या बहुत बीमार है, बहुत, है ना? एक होता है सेवर। जॉनी डेप ने क्या कहा था कि मेरा फिंगर सेवर कर दिया गया, है ना? इट सेवर्ड माई फिंगर। तो सेवर्ड, तो प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है। सेवर्ड मतलब काट देना, काट देना, तो सेवर। तो डिप्राइव ऑफ द एबिलिटी टू फंक्शन नॉर्मली, मतलब
उसमें से वो ताकत ही छीन ली गई है कि अब वो नॉर्मल फंक्शन कर पाए, हैंडीकैप बना दिया है आपने एक तरह से, मतलब हैंडीकैप बना दिया है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे? इम्पीड, इम्पेयर, हैम्पर, मतलब रुकावट डालना, हिंडर करना। इम्पीड का मतलब आपने रुकावट डाल दिया, आपने क्रिपल कर दिया। लिम्प करना, क्या करना? लिम्प करना, मतलब लंगड़ा बना देना, करेक्ट। हैंडीकैप कर देना होगा ना, इसका सिनोनिम बिल्कुल होगा, ये सब लिखिए, हैंडीकैप कर देना। एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेंथन, मजबूत करना, कैपेसिटेट करना, मोबिलाइज करना। मोबाइल का मतलब क्या होता है? चलना फिरना, जो अच्छे से काम कर रहा है, तो मोबिलाइज कर देना उसको, उसमें जान ला देना, उसमें मूवमेंट ला देना। कैपेसिटेट कर देना मतलब उसमें कैपेसिटी ला देना। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द फार्मर हैड टू शूट हिज हॉर्स आफ्टर इट बिकेम क्रिपल्ड एज रिजल्ट ऑफ अ बैड फॉल। देखिए ऐसा अक्सर होता है, घोड़े जो हैं एक्चुअली हमारे सबसे ऑनेस्ट और वफादार जानवरों में से एक है, इवन मच मोर देन अ डॉग, है ना। लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि उसको पालना इतना महंगा है और इतना मुश्किल है, पालना आसान नहीं है, किसी घोड़े को बहुत खर्चा लेता है, तो क्या करते हैं लोग, जब भी वो लंगड़ा हो जाता है या फिर वो बीमार हो जाता है या क्रिपल हो जाता है, तो उसे मार दिया जाता है, ये फैक्ट है, तो उसे मार दिया जाता है। तो द फार्मर हैड टू शूट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को उसको मारना पड़ा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से गिरने के बाद क्या हुआ कि वो लंगड़ा हो गया, तो शायद ही कोई रिहैब में ले जाता है अपने घोड़े को, जनरली शूट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रिपल है, एंड जो हमारे मिस्टर बीन है वो क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं क्रिपल तो नहीं हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मैं स्ट्रेंथ मेरे में है, मैं मोबिलाइज्ड इंसान हूँ, कैपेसिटेटेड इंसान हूँ। आप क्या हो? क्रिपल्ड हो, लिम्प कर रहे हो, लंगड़ा रहे हो, करेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेम्बलेंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? सेम्बलेंस। सेम्बलेंस का मतलब क्या हो गया? अनुरूपता, मतलब जो रूप जो है, मतलब जो एक हमारा जो लुक है वो काफ़ी सिमिलर जा रहा है। कहने का मतलब अ सिचुएशन या फिर कोई कंडीशन है दैट इज सिमिलर टू व्हाट इज वांटेड और एक्सपेक्टेड बट इज नॉट एग्जैक्टली एज होप्ड। आपने ऐसा सोचा नहीं था, आपने ऐसा कुछ होप नहीं किया था, लेकिन एकदम ही ऑलमोस्ट सिमिलर निकल के आई हैं चीज़ें, करेक्ट। अब जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सपोज दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों ही नालायक हैं, महानालायक है, जब भी साथ उठते हैं, लंच खाते हैं, घूमने जाते हैं साथ जाते हैं, घर जाते हैं तो साथ ही घर पहुंचते हैं। अपने घर 6 बजे पहुंचा तो दूसरा दोस्त भी अपने घर 6 बजे पहुंचा, उठ रहे हैं साथ में, बात कर रहे हैं, तो क्या होगा पता है? रिजल्ट के टाइम पे मार्क्स भी सेम आ जाएंगे। यू हैवंट होप्ड फॉर इट, आपको लगा आपने ज़्यादा अच्छा किया है अपने दोस्त से, बट आपके मार्क्स सेम आ रहे हैं क्योंकि इनपुट तो वही जा रहा है। तो किसी का जिसका 50% सपोज आ रहा है तो उसका भी 50% आ रहा है, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हाँ सिचुएशन या फिर आपकी जो कंडीशन है वो इतनी सिमिलर है कि यू हैवंट होप्ड फॉर इट, बट हाँ। लेकिन यहाँ पे मैंने जैसे नेगेटिव बताया, आप नेगेटिव मत लो, बस ये चीज़ है। आप ले लो कि 70% आ गया, लो 80% आ गया, 90, तो क्योंकि एक्सपेक्टेशन और वांटेड की बात हो रही है ना, तो आप तो बुरा तो कभी चाहोगे नहीं, आप चाहोगे कि हमेशा अच्छा ही हो, तो अच्छा ले लो, है ना। कम लोगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। अलाइकनेस, कितने सिमिलर दिख रहे हैं, अलाइक दिख रहे हैं। सिमिलिट्यूड क्या है? सिमिलर से सिमिलिट्यूड। अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब एक्चुअली होता है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन उसकी तरफ खिंचाव। तो सिमिलैरिटी की तो बात हो गई ना, अट्रैक्शन से यहाँ पे हमने क्या किया? सिमिलैरिटी की बात की है। तो एंटोनिम में डिससिमिलैरिटी, इनकॉन्ग्रुइटी। अच्छा, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं
वो जानते होंगे कॉन्ग्रुअस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एग्जैक्टली सिमिलर, जिसके एंगल्स एकदम सिमिलर हैं। तो इनकॉन्ग्रुएंट जहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं है, नहीं है। तो अनलाइकनेस, अनलाइकनेस। एक और कह सकते हैं लाइक वाइज, सिनोनिम में लाइक वाइज क्या कहेंगे, लाइक वाइज। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, द सिटी हैज नाउ रिटर्न्ड टू सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मैलिटी आफ्टर लास्ट नाइट्स सेलिब्रेशन। मतलब अब जो है पिछली रात के सेलिब्रेशन के बाद, मतलब खूब पार्टी वार्टी एकदम शोर शराबे के बाद, पिछली रात जो हमने पार्टी हुई है पूरे शहर में, तो मतलब कुछ फेस्टिवल होगा, तो पिछले रात के बाद अब क्या हो रहा है, अब सिटी, शहर जो है वापस नॉर्मैलिटी की तरफ, नॉर्मैलिटी की तरफ रिटर्न हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मैलिटी आफ्टर, मतलब कि नॉर्मल दिखने के बराबर, सिमिलर के बराबर अब रिटर्न हो रहा है। अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है लेकिन सिमिलर अब हो गया है, रिटर्न हो रहा है। ये दोनों देखिए, दोनों बिल्कुल अलग है ना, इनके बाल ही दोनों अलग है लेकिन एकदम सिमिलर दिख रहे हैं। भाई बेस्ट फ्रेंड होंगे, सिमिलर, एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, है ना। दोनों ही मुंह खोल के जीभ निकाल रहे हैं। तो ये क्या है, सेम्बलेंस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, सेम्बलेंस दिखा रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास डिजल्टरी। डिजल्टरी मतलब डिसऑर्डर्ड, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। मतलब एडजेक्टिव है ये आपका, क्या है, आपका एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से पढ़िए। लैकिंग अ प्लान, पर्पस और enthusiasm without a clear plan or purpose and showing little effort or interest। मतलब ना तो आपके पास कोई प्लान है, ना आप बनाना चाहते हो, ना तो आपके पास कोई उद्देश्य है, पर्पस है, ना आप बनाना चाह रहे हो, क्योंकि ना ही आपके अंदर enthusiasm है, ना ही कोई जोश है, ना ही कोई ज़ील है, ना ही आप में वो आर्डर है। विदाउट अ क्लियर प्लान और पर्पस, आपका जो प्लान है, जो आपका पर्पस है, जो आपका गोल है, वो ही क्लियर नहीं है माइंड में। कभी इधर भागते हैं आप तो कभी उधर भागते हैं, कभी बैंकिंग करना चाहते हैं तो कभी टीचर बनना चाहते हैं, कभी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कभी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो डिसाइडेड नहीं है, सब चीज़ें क्लियर है ही नहीं, अनक्लियर है सब कुछ, अनसर्टेन है सब कुछ। आपके पर्पस में क्लैरिटी नहीं है और ना ही वो एफर्ट है, ना ही इंटरेस्ट है उस लेवल का, तभी तो क्लैरिटी नहीं है। ना ही वो इंटरेस्ट है उस लेवल का, ना ही उतना आपने इनपुट दिया है, तो क्या कहेंगे, डिजल्टरी। ये होता है वर्ड। तो सिनोनिम क्या होगा, जो एमलेस है, ल्यूकवार्म, कैजुअल है, मतलब कनकन है, ये आपका थोड़ा सा नियरेस्ट नहीं कहेंगे, एमलेस आपका नियरेस्ट सिनोनिम है। दिस इज ऑल्सो अ सिनोनिम। एंड कैजुअल मतलब ओके ओके, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, इनपुट नहीं है, डिजल्टरी है। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है, ऑर्डर्ड है ना, प्लान्ड है, सिस्टमैटिक तरीके से चल रही हैं चीज़ें, ऑर्गेनाइज्ड है और एफर्ट है आप में, प्लान्ड है, आप एम्बिशियस हैं। कैन बी वन ऑफ द एंटोनिम्स, कैन बी, क्योंकि अगर सब कुछ है तो आप एम्बिशियस भी हैं। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे, ही आंसर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस इन अ डिजल्टरी फैशन। मतलब उसने, जैसे टीचर ने आपसे जवाब पूछा तो आपने कैसे जवाब दिया, बहुत ही केयरलेस तरीके से, कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने बेकार इंटरेस्ट नहीं दिखाया जवाब देने में, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा कि आपको मार्क्स ज़्यादा लाने हैं या नहीं लाने हैं, ज़्यादा फ़र्क आप में नहीं दिखा, है ना। अब जैसे ये ऐसा तो लग रहा है कि हाँ जी ताली बजा रही है, बहुत एक्साइटमेंट होगी, कोई बात कोई ऐसी हुई होगी तभी ताली बजा रही है, लेकिन चेहरा क्या दिखा रहा है, डिजल्टरी। क्या दिखा रहा है, डिजल्टरी। एंड इनको देखिए, इस चेहरे को देखिए, बिल्ली के चेहरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम स्माइलिंग। तो ऐसे ही दांत निकालते हैं ना, जिन्हें फर्क नहीं पड़ता वो ऐसे ही दांत निकालते हैं, है ना। तो याद करने के कोई भी तरीके ढूंढो पर याद कर लो, कोई तरीके ढूंढो पर याद कर लो, चाहे
आपको कोई जोक मारना पड़े उस वर्ड पे मारो, पर वो वर्ड याद कर लो और डेली रिवाइज करो, इन वर्ड्स को डेली रिवाइज करो। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब है जो बिलीवेबल है, जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं। क्रेडिबल का मतलब क्या है? जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, जो बिलीवेबल है, जो क्या है? बिलीवेबल है, विश्वसनीय। मीनिंग देखिए, एबल टू बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, तो क्रेडिबल, क्रेडिबल। तो क्रेडिबल का मतलब हो गया अगेन रिलायबल। क्या मतलब हो जाएगा? अगेन रिलायबल, जिस पे आप रिलाय कर पा रहे हैं, जो ट्रस्ट वर्दी है, जो एक्सेप्टेबल है, जो डिपेंडेबल है, जो क्या है? डिपेंडेबल है। एंटोनिम्स क्या होंगे? डाउटफुल, इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल मतलब जिसको आप ले ही नहीं पा रहे, अपना ही नहीं पा रहे। कहने का मतलब अब ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मैं इस बात को तो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब किसी ने आपके आगे बोली जिस पर आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, सपोज उसने आके आपसे कोई बात बोली जिस पर एक्चुअली में अगेन आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो मैं बात को अपना ही नहीं पा रहा हूँ, ग्रहण ही नहीं कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब दैट इज कंसीव करना, मतलब ग्रहण करना। इनकंसीवेबल मतलब आप अपना ही नहीं पा रहे, स्वीकार ही नहीं कर पा रहे बात को। तो क्वेश्चनेबल, जिस पर डाउट हो जाए, डाउटफुल हो, तो क्या होंगी चीजें? डूबियस, डूबियस है ना? क्या है? डूबियस है। एम्बिगुअस है। क्या है? एम्बिगुअस है। रिलायबल है या फिर ट्रस्ट वर्दी है, एक्सेप्टेबल है एंड डिपेंडेबल है। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? वी हैव रिसीव्ड क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स लोकेशन। तो मतलब हमें हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली है किसी ग्रुप के लोकेशन के बारे में, कि वो ग्रुप कहाँ पर है। हमें रिसीव हुआ है एक क्रेडिबल, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है उस ग्रुप के बारे में, उस लोकेशन के बारे में, जो हम विश्वास कर सकते हैं। मतलब विश्वास करने लायक इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है किसी ग्रुप के बारे में, विश्वास करने लायक, है ना? आई गिव यू माई वर्ड, कोई बोलेगा तो आप विश्वास करेंगे ना। तो क्रेडिबल वर्ड्स हैं, ये क्या है? क्रेडिबल पर्सन है, रिलायबल ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जिसको आप बिलीव कर सकते हो, है ना? वी डिडंट फाइंड द इंफॉर्मेशन क्रेडिबल, क्या कह रहा है ये? कि हमें ये इंफॉर्मेशन विश्वास करने रिलायबल नहीं लगा, बिलीव नहीं कर पा रहे हम, रिलायबल नहीं लग रहा है, ये अनट्रस्ट, डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है। कहने का मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? वो क्वेश्चनेबल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉग्निजेंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉग्निजेंस, संज्ञान, मतलब समझना, डिटेल्ड नॉलेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को अच्छे से समझना, समझदारी से समझना। नाउन है, देखिए ANCE है, नाउन है ये, है ना? संज्ञान, डिटेल्ड नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। तो सिनोनिम क्या होंगे? अवेयरनेस, नोटिस, नॉलेज। क्या होगा? अवेयरनेस, नोटिस या नॉलेज, मतलब किसी चीज को लेके आप अवेयर है, काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है आपने, इग्नोरेंट नहीं है आप। क्या नहीं है? इग्नोरेंट नहीं है। नोटिस, कोई नोटिस है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, आप उस चीज़ को लेके अपडेटेड हैं, अवेयर हैं। डिटेल्ड नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को आप अच्छे से डेप्थ में समझ रहे हैं। मीनिंग समझिए, सिर्फ नॉलेज लेना ही नहीं, आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं उसको डीपली। एंटोनिम क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? डिसरिगार्ड करना, इग्नोरेंस, आपका अगेन इग्नोरेंट। इग्नोरेंट कौन होता है? जिसको किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो क्या कहूँगी मैं? सपोज कहूँगी आपको ये वर्ड नहीं पता, तो मैं क्या कहूँगी? आप इग्नोरेंट हैं इस चीज़ को लेके, आप इग्नोरेंट हैं इस चीज़ को लेके, आप में इस चीज़ को लेके, इस नॉलेज को लेके इग्नोरेंस भरी पड़ी है। तो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस। इग्नोरेंट आपका ये नाउन है, इग्नोरेंट। डिसरिगार्ड करना या फिर नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस,
या फिर केयरलेस होना। करेक्ट। तो सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द लॉयर आस्क्ड द ज्यूरी टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स इन गिविंग टू चैरिटी। इन गिविंग टू चैरिटी मतलब लॉयर ने क्या कहा, ज्यूरी को, आज द ज्यूरी टू टेक द कॉग्निजेंस मतलब उनका संज्ञान लेना, मतलब उनका नॉलेज लेना है, आपको उनका नोटिस लेना है, कहने का मतलब उनको ये चीज़ बतानी है, ऑफ द डिफेंडेंट्स इन गिविंग इन टू चैरिटी, ताकि उनके जो डिफेंडेंट्स हैं वो चैरिटी में अपना योगदान दे, मतलब वो चैरिटी दे, कहने का मतलब। तो लॉयर ने ज्यूरी से ये बात कही कि उनका आप नोटिस लो, मतलब रिटन स्टेटमेंट लो या फिर एक्नॉलेजमेंट लो या नॉलेज लो कि अब वो चैरिटी देंगे। इन गिविंग टू चैरिटी, इन गिविंग टू चैरिटी। करेक्ट। समझ में आ गया? मतलब दिमाग आपका पूरा भरा हुआ है, नॉलेज से फिल्ड है, अंडरस्टैंडिंग है पूरी, आपने डीप नॉलेज कर ली है, किसी चीज़ की पढ़ाई भी अगर आपने की है दैट मीन्स आपने डीप नॉलेज कर ली है, कॉग्निजेंस है उस चीज़ को लेके, कॉग्निजेंस है। और समझदारी से सोचना, नॉलेज रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना, क्या अवेयर रहना कि हमें क्या जानना है क्या नहीं। तो ये थे हमारे वर्ड्स। आगे और करते हैं। देखिए